एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ऐसे कौन से देश हैं जहां इमिग्रेंट्स सबसे ज़्यादा रिच हैं। रिचेस्ट कंट्री नहीं, नो 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 नो, आई डोंट मीन रिचेस्ट कंट्री, एंड आई डोंट मीन कि जहां पे हाई सैलरी मिलती है, वो भी नहीं मैं बोलने वाला। मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे कौन से देश हैं जहां पे बाहर के इमिग्रेंट्स गए हैं एंड दे आर वेरी रिच देयर। ये नहीं कि वहां की लोकल पॉपुलेशन में रिच। अगर 100 इमिग्रेंट 5 देशों में जाते हैं तो उन पाँचों में से जैसे 20-20 गए, तो कौन से ऐसे 5 सबसे देश ऐसा कौन सा जहाँ सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली वेल बैलेंस्ड वो 20 लोग हैं, और कौन से ऐसे देश हैं जहाँ कम वेल बैलेंस्ड वो 20 लोग हैं। तो ऐसा कुछ डेटा इस वीडियो के थ्रू आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम ऐसा कोई डाटा एनालाइज करते हैं ना, तो ये कोई ऑफिशियल फिगर्स नहीं होती, निकल ही नहीं सकती। ऐसा कौन बोलता है कि हमारे इमिग्रेंट्स बहुत रिचेस्ट हैं? उनके वहाँ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस नहीं हो जाएगी, लोकल कहेंगे अच्छा यानी इमिग्रेंट्स की पार्टी हो आप, हमें तो ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ये चीज़ कोई नहीं बोलता। ये चीज़ उनकी एक्चुअल में पता चल जाती है इकोनॉमिकल इक्वालिटी से, या इनइक्वालिटी, कुछ भी लगा लो आप, कि वहाँ पे इक्वालिटी है कि नहीं, उससे पता चल जाती है। कितना एनरोलमेंट है इमिग्रेंट्स का वहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम में, उससे पता चल जाता है। अराइवल कितना है इमिग्रेंट्स का, क्योंकि जहाँ अगर बिल्कुल इमिग्रेंट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है वहाँ इमिग्रेंट्स फिर जाना बंद कर देते हैं, करेक्ट। तो वहाँ पे अराइवल कितना है उससे पता चल जाता है। टोटल पर कैपिटा इनकम से भी इसका इंडिकेशन हो जाता है, और थोड़ा सा उनका डेमोग्राफिक स्टडी करने से भी ये सारी चीज़ें पता लग सकती हैं। तो ये कुछ ऐसा R&D करने के बाद ये डेटा प्रिपेयर किया गया है। तो नंबर 5 पे है जर्मनी। जी, इस लिस्ट में उल्टा शुरू करें, नंबर 5 पे है जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर इमिग्रेंट्स ने बहुत अच्छी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट शो की है, सोशल इक्वालिटी उनको मिली है। जर्मनी के अंदर ढेरों इमिग्रेंट्स गए हैं अलग अलग देशों के, सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के जा रहे हैं, नो। आप कोई भी कंट्री की बात लीजिए, वहाँ पे कोई ना कोई होगा डेफिनेटली जर्मनी में। तो जर्मनी के अंदर इमिग्रेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिली है, बशर्ते उनको जर्मन आती हो। जर्मन पीपल आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस पॉइंट कि आपके पास जर्मन आने चाहिए अगर आप एक्चुअल में ग्रो करना चाहते हैं। अगर आपने ऐसी कोई स्टार्टिंग लेवल की जॉब पे ही रहना है तो आप इंग्लिश से भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आप जर्मन सीखते हैं तो आपको उनके कल्चर में, उनकी सोसाइटी में एंटर करने का एक मौका मिलता है। तो अगर आप जर्मन सीख लेते हैं तो जर्मनी में इमिग्रेंट्स ने अपने आप को बहुत अच्छे से स्टेबलाइज़ किया है। और एक तरह से आप मान के चलें कि जर्मनी के अंदर एक इमिग्रेंट्स की एक पर कैपिटा इनकम जो पूरे साल की है लगभग वो स्टार्टिंग लेवल में भी 20 से 25 हज़ार यूरो की काउंट की गई है। यानी एक इमिग्रेंट वहाँ पे 1500 से 2000 यूरो पर मंथ आराम से कमा सकता है। सीधी सी बात ये है। नंबर 4 है इस लिस्ट में फ्रांस। ऐसा अमेरिका के बाद अगर कोई दूसरा देश है ना जिसने इमिग्रेंट्स का दिल खोल के स्वागत करा है तो वो है फ्रांस। हाँ, अभी आप न्यूज़ में देखते होंगे फ्रांस बड़ा स्ट्रिक्ट है, उसका रीज़न हुआ है। अगर आप आज से 30-40 साल पहले जाए ना, फ्रांस ने ना दिल खोल के परमिट्स दिए हैं, रेजिडेंस परमिट्स दिए हैं इमिग्रेंट्स को, आप आइए रहिए कोई बात नहीं। इनफैक्ट फ्रेंच नहीं भी आती ना, ऐसे केसेस में भी दिए हैं। तो फ्रांस के लोगों ने तो बहुत वेलकम किया है। ठीक है, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने उसका मिसयूज़ भी किया, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस और राइट्स जैसी सिचुएशन कई साल तक लगातार रही है। तो अब फ्रेंच अथॉरिटीज़ स्ट्रिक्ट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं। अब इतना आसान नहीं है फ्रेंच नेशनैलिटी लेना जितना पहले आसान था। बट नेवरदलेस वहाँ पर जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, जो अलग अलग देशों से गए हैं, उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से स्टेबलाइज़ किया है। वो फ्रेंच सोसाइटी का भी पार्ट बने हैं, फ्रेंच कल्चर का भी पार्ट बने हैं, और वहाँ की इकनॉमी को भी सपोर्ट किया है। फ्रेंच सीखी है, फ्रेंच कल्चर में भाग लिया है, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, फ्रेंच फूड वगैरह उन्होंने अपनी कुज़ाइन में ऐड किया है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है यहाँ पे फ्रेंच सोसाइटी में बनने की। बट अब सिचुएशन बड़ी अलग है, वो पॉलिटिकल सिचुएशन है। हम पॉलिटिकल बातें इस वीडियो में नहीं करेंगे, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जहाँ पे इमिग्रेंट्स रिचेस्ट हैं उसके बारे में। तो वहाँ पे इमिग्रेंट्स आप मान के चलें कि ना ही सिर्फ पैसे के लिहाज से देखा जाए रिचेस्ट हैं, उनके अपने खुद के कल्चरल सेंटर्स भी हैं फ्रांस के अंदर, अपने खुद के कल्चरल सेंटर्स। यानी फ्रांस ने उनको अलाउ भी किया है कि ठीक है आप रहें, कमाएं, सब कुछ करें, ठीक है आपने अपने कल्चर को प्रमोट करना है वो भी करें, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना है वो भी करें। तो कल्चरल और लैंग्वेज के सेंटर्स वहाँ पे उन्होंने अपने अलाउ भी करे हैं। तो इतनी सोशल इक्वालिटी वहाँ पे इमिग्रेंट्स को मिली है, ठीक है। तो वहाँ पे आप मान के चले इमिग्रेंट्स की एक रफली जो एस्टिमेटेड इनकम है वो आप मान के चले अप्रॉक्सीमेटली 30,000 से 35,000। यानी वहाँ पे भी इमिग्रेंट ने आराम से 2 से 2,500 यूरो पर मंथ कमाया है, और कमा भी रहे हैं। देखिए ये वो इमिग्रेंट की बात मैं कर रहा हूँ जो अभी नहीं जाए, जो पहले जा चुके हैं।
मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप ये ना सोचे कि अभी जाने पर आपको 2-2,500 यूरो मिल जाएंगे, मैं वो नहीं कह रहा। जो पहले जा चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं, वो आराम से यहाँ पे 2-2,500-3,000 यूरो पर मंथ आराम से कमा रहे हैं। अगर आपके रिश्तेदार हैं जो आप 5-7 साल से रहते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, वो भी आपको ये चीज़ बताएंगे। कोई नया इमिग्रेंट वहाँ पे जाता तो ये फिगर नहीं मिलती, 1000-1200 यूरो फिर उनको, क्योंकि देखिए मैंने हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि नए इमिग्रेंट को अपॉर्चुनिटी देना शुरू में सभी कंट्रीज़ हेजिटेट करती हैं, इसलिए थोड़ी सी कम सैलरी मिलती है उनको स्टार्टिंग में। नंबर 3 पे है यूके और नीदरलैंड्स। यूके आप जानते हैं कितना फेमस है, उन्होंने इंग्लिश दी है जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। अब आप सोच रहे होंगे नीदरलैंड्स कैसे है। नीदरलैंड्स ने भी बहुत बड़े एरिया के ऊपर रूल करा है, कॉलोनाइज करा है। डच ईस्ट इंडीज़ यानी आज के इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया एक टाइम पे सारे के सारे नीदरलैंड्स के कंट्रोल में रह चुके हैं। और भी पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस तक भी इन्होंने राज किया हुआ है। तो यानी कहने का मतलब है कि नीदरलैंड्स भी बहुत ही ज़बरदस्त फोर्स थी एक टाइम पे, और नीदरलैंड्स के अंदर भी बहुत हैवी इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स हुआ है। यूके और नीदरलैंड्स दोनों ने अपने इमिग्रेंट्स को एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दी, ना ही सिर्फ इकोनॉमिकल, ना ही सिर्फ सोशल, इनफैक्ट पॉलिटिकल एज वेल। वहाँ के इमिग्रेंट्स पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं। आप सोचें किस हद तक उनको ऑप्शंस मिले हुए हैं। तो यहाँ पे आप मान के चलें कि बहुत अच्छे से स्टेबल होने के बावजूद 30 से 35,000 यूरो मिनिमम हर इमिग्रेंट के पास हैं, वो कमा ही रहे हैं जो पहले से पहुँचे हुए हैं। जो नए पहुँच रहे हैं वो भी आराम से 1500 से 2000 यूरो कमा रहे हैं। और उसके अलावा कल्चरल, रिलीजियस और लैंग्वेज, हर तरह के सोशल, इकोनॉमिकल सेक्टर्स पे इमिग्रेंट्स को हर तरीके का सपोर्ट नीदरलैंड्स ने करा है। जैसा कि मैंने फ्रांस का एग्जांपल दिया था, अभी आपको नीदरलैंड्स का भी देता हूँ कि अभी उन्होंने भी इमिग्रेंट को आने की जो अनुमति, जो पॉलिसी होती है ना कि भाई अराइवल्स ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम अदर कंट्रीज़, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नीदरलैंड्स ने भी लगाई है। तो यहाँ पर भी लगी हुई है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, अभी भी लोग आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा टफ है अब आना, बस इतना ही फ़र्क है, लोग फिर भी आ रहे हैं। नेक्स्ट है उस लिस्ट में कनाडा। कनाडा कहते हैं, इंडिया में अगर बात करें तो इंडियंस कहाँ जाते हैं? कनाडा, पंजाब से ख़ास तौर से कनाडा में जाते हैं। और भी अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के लोग कनाडा में बहुत लार्ज नंबर पे सेटल होते हैं। आप अगर अफ्रीका में जाएंगे, उनसे पूछेंगे आपकी बेस्ट कंट्री कौन सी है, ज़्यादातर देश आपको कनाडा का ही नाम लेते हुए मिलेंगे। कनाडा ने सक्सेसफुली सारे इमिग्रेंट्स को अपने पास, अच्छे हाई क्वालिटी इमिग्रेंट्स को अपने पास अट्रैक्ट करने की ढेरों पॉलिसीज़ बना रखी हैं। कितने सारे प्रोग्राम हैं उनके। आप ये पीआर प्रोग्राम आपने सुना होगा, वो उनका है। पीएनपी प्रोग्राम है उनके, प्रोविंशियल प्रोग्राम, जो अलग अलग प्रोविंशियल के अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उसके हिसाब से। एक्सप्रेस एंट्री उनके पास है, एक्सप्रेस एंट्री से पॉइंट सिस्टम उन्होंने कर रखा है। ऐसा लगता है ना कैसा अजीब सा सोशल सिस्टम बना रखा है। आप अच्छे पढ़े लिखे, अच्छा कमा रहे हैं तो ही हम आपको आने देंगे। जैसे सुनने में हमें बुरा लग रहा है, एक्चुअल में बुरी बात नहीं है, देखा जाए तो कि बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा है कि भाई हमें ट्रबलसम लोग नहीं चाहिए, हमें अच्छे लोग चाहिए। तो वहाँ पे हाईली प्रोडक्टिव इमिग्रेंट्स को सक्सेसफुली वहाँ पे उन्होंने इन्वाइट किया है। तो इसलिए कनाडा नंबर 2 है इस लिस्ट पे। और कनाडा के अंदर भी इमिग्रेंट्स तो मोर देन $50,000 US आराम से एक साल के कमा लेते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। कनाडा के अंदर जो जनरेशनल से रहते आ रहे हैं, आज से 20-30 साल से रहते आ रहे हैं, वो तो कई तो 1-1 लाख डॉलर महीने साल के भी टच कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कनाडा एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता ही है। यहाँ के इमिग्रेंट्स आर वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। लिस्ट में टॉप किया है यूएस ने, एज यूजुअल, द लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। यूएस का तो इंट्रोडक्शन ही कैसे होता है, द लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, क्योंकि नेटिव अमेरिकन थे वहाँ के एक्चुअल पॉपुलेशन। उसके बाद वहाँ पे यूरोपियंस ने आना शुरू करा। फिर यूरोपियंस के अलग अलग, पहले वहाँ पे यूरोपियंस में आयरिश आने शुरू हुए, आयरिश फ्रेंच के साथ मिक्स हुए। फिर जर्मन्स के अराइवल्स हुए, जर्मन्स के तो सबसे ज़्यादा अराइवल्स हुए। फिर इटालियंस ने आना शुरू करा, स्पेनिश लोग, पोर्चुगीज़ तो आते ही जा रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत ह्यूज नंबर ऑफ अराइवल्स होते थे। तो कहते थे लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है, आप आइए, रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमेरिका ने भी सक्सेसफुली बहुत अच्छे लोगों को वहाँ पे बुलाया। उन्होंने अपनी इतनी ज़बरदस्त पॉलिटिकल पावर बनाई, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से सी है, दूर दूर तक कोई देश नहीं है, ऊपर बस कनाडा है, नीचे मैक्सिको है, और उन पे भी पूरा कंट्रोल है अमेरिका का। कोई ट्रबल नहीं, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं, किसी से कोई थ्रेट नहीं, कुछ नहीं। आइसोलेटेड सी जगह है, तो इनको तो ग्रोथ मिलनी ही थी। लेकिन अच्छा सिस्टम है तभी तो मिली ना, ग्रांटेड नहीं मिली है। ऐसा तो देखा जाए तो ब्राज़ील भी ऐसे ही है, लेकिन ब्राज़ील नहीं ग्रो कर पाया। मैक्सिको भी ऐसे ही है, नहीं ग्रो कर पाया, क्राइम ही क्राइम फैल गया। तो अमेरिका ने इसलिए ग्रो करा क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टनेस दिखाई, रूल्स बनाए। और रूल्स केओस में काम आते हैं। जब होता है ना बुरा हाल मचा हुआ, तो वहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ रूल होती है, सारे बुरा हाल को ठीक कर देती है। तो इसलिए रूल बहुत ज़रूरी है। अमेरिका ने इतने स्ट्रिक्ट रूल बनाए और उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अभी भी कितनी न्यूज़ आती है ना, वहाँ पे पुलिस वाले ने उसको मार दिया, फलाना हो गया, धकाना हो गया। हमें सुनने में तो बहुत बुरा लगता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है।
बट लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालने के लिए, इतने एग्रेसिव लोगों को संभालने के लिए पुलिस फोर्स को ब्रुटैलिटी कई बार दिखानी पड़ जाती है। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा ऐसी ब्रुटैलिटी का जिससे इनोसेंट लोग गए हैं। मैं एक जनरली आपको बात कह रहा हूँ कि उनके इस सिस्टम की वजह से ही आज वो सुपर पावर है। बट ये मैं बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करता। मासूम लोगों के ऊपर किसी भी तरीके का अत्याचार होना इज़ ऑलवेज अनवेलकम, चाहे वो किसी भी देश में हो। तो यूएस में इमिग्रेंट्स वर्ल्ड्स के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट हैं। देखिए और भी कितनी रिच कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ है सारी, लेकिन क्या वहाँ पे इमिग्रेंट्स आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड? हाँ, बहुत रिच इमिग्रेंट्स वहाँ पे रहते हैं, बिलियनर्स भी हैं, बट अगर उनकी ओवरऑल पॉपुलेशन को काउंट किया जाए तो ऐसा नहीं है जैसा कि इन कंट्रीज़ में है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिली होगी कि इमिग्रेशन कैसे काम करता है, इमिग्रेंट्स अच्छी कंट्रीज़ में जाके कैसे पैसे कमा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो ऐसी यूज़फुल डिटेल्स लेके बहुत जल्द फिर मिलेंगे, और इसके अलावा कोई अगर आप डिटेल्स हमसे चाहते हैं तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली उस पर भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय।